नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गठित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो पीआरबी का गठन हुआ है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2027 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। और आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत अभी जो बीपीएस है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसकी जगह 6 सदस्य का एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड नियुक्त किया गया है, जिसका अध्यक्ष है वो आरबीआई के गवर्नर रहेंगे और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। पीआरबी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तंत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया है। पहले बीपीएस और पीआरबी के मुख्य अंतर की अगर हम बात करें तो बीपीएस है वो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के एक उप समिति थी, जबकि पीआरबी है ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगी। और पीआरबी की अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें कुल 6 सदस्य रहेंगे, जिसमें आरबीआई के 3 सदस्य रहने वाले हैं, जिसमें आरबीआई के गवर्नर है वो अध्यक्ष रहेंगे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है और डिप्टी गवर्नर है वो भुगतान प्रणाली के प्रभारी रहेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भुगतान प्रणाली के प्रभारी रहेंगे। ये 3 सदस्य है वो आरबीआई की ओर से रहेंगे और 3 सदस्य है वो केंद्र सरकार की ओर से रहेंगे, जिसमें वित्त सेवा के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सचिव और अरुणा सुंदर राजन जो पूर्व दूरसंचार के सचिव रहे हैं। तो ये 3 है वो केंद्र सरकार की तरफ से रहेंगे। टोटल 6 सदस्यों की है एक समिति बनेगी। और पीआरबी का दायरे की अगर हम बात करें तो वह सभी प्रकार के भुगतान और प्रणालियों तक का फैसला पीआरबी के तहत लिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, कार्ड नेटवर्क, ये सभी तरह के ट्रांजैक्शन है वो पीआरबी के दायरे में आएगा। गैर इलेक्ट्रॉनिक है चेक क्लियरिंग, वो भी पीआरबी के दायरे में आएगा। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, सार्वजनिक और निजी प्लेटफॉर्म, ये सारे काम है अभी पीआरबी के अंडर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस संस्थान से मंजूर किया गया है? तो ये किया गया है एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी। और एडीबी के द्वारा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना हेतु जो ऋण अक्टूबर 2025 में सैंक्शन हुआ है ये हुआ है 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी है ये मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। और ये मेट्रो रेल लाइन है, इसकी टोटल अगर हम लंबाई की बात करें तो 8.62 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी जो भूमिगत है। टोटल 7 स्टेशन इसमें रहेंगे और संचालन और इसकी शुरुआत की अगर संभावित तिथि की अगर हम बात करें तो जनवरी 2030 तक इसकी संभावित तिथि है। और एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करें तो उसकी अध्यक्षता है मसातो कांडा जो जापान से हैं। मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और हाल ही में एडीबी ने भारत की जो विकास दर है उसको 6.7 से घटाकर अभी 6.5% कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फाइनल असेंबली लाइन FAL कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली फाइनल असेंबली लाइन है ये स्थापित की जा रही है वेमेंगल कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, वेमेंगल कर्नाटक। और इसकी जो घोषणा की गई है वो की गई है 1 अक्टूबर 2025 को। स्थान वेमेंगल कर्नाटक है और ये संस्था है ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबेस के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। और भारत की पहली निजी फाइनल असेंबली लाइन है जिसकी स्थापना एयरबस H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी एयरबेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और यह मेक इन इंडिया पहल के साथ भी तालमेल रखेगा।
उत्पादन का अगर प्रारंभ तिथि की बात करें तो 2026 रहेगा। और भारत का निर्मित पहला H-125 हेलीकॉप्टर है और इसकी डिलीवरी की डेट की अगर बात करें तो 2027 तक इसकी डिलीवरी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई भारत मोबाइल ऐप किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। और इन्होंने ये माई भारत मोबाइल ऐप है ये कब लॉन्च किया है? 1 अक्टूबर 2025 को। कहाँ से किया है? तो वो किया है नई दिल्ली से। नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है युवाओं को नेतृत्व, कौशल, इंटर्नशिप और राष्ट्रीय अभियानों से जुड़ना, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के युवाओं को सशक्त बनाना ही इस मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। और माई भारत का लक्षित आयु की अगर बात करें तो इसकी आयु है 15 से 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिजिटल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिजिटल यूनिवर्सिटी है, इसका शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अश्विनी वैष्णव। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यूनिवर्सिटी है 2025। इसको 5 वर्चुअल नए केंद्र खोले गए हैं जो कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, बालासोर उड़ीसा में है, बालासोर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, दमन में है और लुंगईलई मिजोरम में है। ये 5 जगह है, इनका वर्चुअल नए केंद्र खोले गए हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए इसको ओपन किया गया है। और इसको केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया है। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2025 को। कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से। और इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल लर्निंग और लोकतांत्रिक बनाना लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 40 लाख छात्राओं को प्रशिक्षित करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2025 में आईजीएल का नया कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नौरोजी नगर नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, नौरोजी नगर नई दिल्ली। और यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा आईजीएल का कार्यालय और स्मार्ट गैस मीटर का उद्घाटन किया है। स्थान है वर्ल्ड सेंटर, नौरोजी नगर नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री है ये। और आईजीएल को ओपन करने का मुख्य उद्देश्य है गैस मीटर निर्माण में भारत को आत्मनिर्भरता बढ़ाना, उपभोक्ताओं को सुलभ, पारदर्शी और किफायती गैस सेवा को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच WSSF 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच है, ये स्टार्ट किया गया है कुआलालंपुरम में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कुआलालंपुरम। और विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 कुआलालंपुरम में स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA अवार्ड से नवाजा गया है। और ये किस श्रेणी में दिया गया है? ये दिया गया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी में। और इसमें भारत की क्या उपलब्धियां रही है? इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्योंकि जहां 2015 में ओनली 19% थी, वो 2025 में बढ़ के 64.3% हो गई है। और इसमें टोटल 940 मिलियन लाभार्थियों ने इसमें लाभ लिया है। और इस उपलब्धि को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और ये सम्मान है 163 देशों से आए 1200 प्लस नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों की मौजूदगी में प्रदान किया गया है। भारत को कौन सा अवार्ड मिला इसमें? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की हरूर इंडिया रिच लिस्ट में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है?
तो हरूर इंडिया रिच लिस्ट है, इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मुकेश अंबानी। और ये हरूर रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इस बार इसका 14वां संस्करण जारी किया गया है। और इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। सबसे अमीर महिला की अगर हम बात करें तो वो है रोशनी नादर। और सबसे युवा अरबपति रहे हैं अरविंद श्रीनिवास। और नई एंट्री की अगर बात करें तो वो रही है शाहरुख खान की। और सबसे तेज वर्दी कर रहे हैं नीरज बजाज। और इस सूची में अरबपतियों की हम कुल संख्या जाने तो 350 प्लस इस सूची में अरबपति रहे हैं। और हरूर रिपोर्ट है, ये एक वैश्विक शोध मीडिया और इवेंट समूह है। इनकी शुरुआत 1999 में हुई थी इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 की वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई है। तो 2025 की वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है, ये आयोजित की गई है फोर्डे नॉर्वे में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, फोर्डे नॉर्वे। और इस इवेंट की तिथि रही है 2 अक्टूबर 2025। और इसमें प्रतिभागी देशों की अगर हम बात करें तो 26 देशों ने इसमें भाग लिया है। और भारत की बेटी मीराबाई चानू है, उसने क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा और कुल भार 199 किग्रा उठा के अपने परफॉर्मेंस से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और इस प्रतियोगिता में री सोंग गुम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक ही चैंपियनशिप में 3 विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। और भारत की मीराबाई चानू है, इन्होंने महिला वर्ग में 48 किग्रा में रजत पदक जीता है। कुल भार उन्होंने 199 केजी उठाया था और एक नया भारतीय रिकॉर्ड कायम किया है। उसने क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा भार और कुल भार 199 किग्रा उठाकर रजत पदक जीता है। और यह उनके कैरियर का तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक रहा है। और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है री सोंग गुम ने 213 किग्रा वजन उठा के। और कांस्य पदक की हम बात करें तो थ्यानाथोन सुचारोन जो 198 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 4 अक्टूबर। और विश्व पशु दिवस 2025 है, ये 4 अक्टूबर को मनाया गया और इस बार इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसलिए ये खास है, आप याद रखिए। विश्व पशु दिवस है वो कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को, और इस बार इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस साल 2025 की इसकी थीम की बात करें तो थीम रही है जानवरों को बचाओ ग्रह बचाओ। और इतिहास की अगर हम बात करें तो विश्व पशु दिवस की शुरुआत की गई थी 1925 में। संस्थापक रहे हैं हेनरिच जेमरमैन, जर्मनी के लेखक और पशु अधिकारी कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार इसका आयोजन है ये 24 मार्च 1925 में किया गया था बर्लिन में, ठीक है। और 1929 से स्थायी तिथि 4 अक्टूबर इसकी कर दी गई थी। उसके बाद से हर साल ये 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो का रिवीजन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने कौन से बैंक पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने अभी इंडियन ओवरसीज बैंक पे 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में डॉक्टर आर ऑर्थन जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो ये अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पर्यावरण विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पर्यावरण विज्ञान। पंडित छिन्नूलाल मिश्र किस घराने से ख्याल रखते थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो वो रखते थे किराना घराना से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DIA योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो DIA योजना है ये स्टार्ट की गई है सिडबी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, सिडबी। सिडबी की नई योजना है DIA, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन, और ये कब लॉन्च की गई है, 2000 सितंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने ADB ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है। तो उसने रखा है
6.5%। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा 6.5%। इसने पहले थे 6 पॉइंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहले की अनुमान की अगर हम बात करें तो 6.7 थी, जो अभी घटा के 6.5 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM सिकंदराबाद के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM है, सिकंदराबाद कॉलेज के कमांडेंट बने हैं मेजर जनरल श्रीनिवास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मेजर जनरल श्रीनिवास। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर का। और 2025 अक्टूबर 2025 में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की विदेश सचिव ओम पेमा चांडेन हाल ही में भारत की यात्रा पे आई है? तो वो है भूटान की। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुदरा एल्गो ट्रेडिंग रिटेल एल्गो ट्रेडिंग है, इसके नियमों की नई तिथि कब लागू की गई है? तो नई तिथि लागू की गई है 1 अप्रैल 2026। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा 1 अप्रैल 2026। और ये किसके द्वारा बढ़ाई गई है? ये बढ़ाई गई है सेबी के द्वारा। जो पहले कितनी थी? पहले 1 अक्टूबर 2025 थी, अभी उसको बढ़ा के 1 अप्रैल 2026 तक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा 1 अक्टूबर। और इस साल जो ये डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही थी? सहयोग को पहले से अधिक अपनाना। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।